जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और तमिलनाडु में स्टालिन साहब चले गए, केरल में वामपंथी चले गए और झारखंड की नजर खासतौर पर जिन 2 राज्यों में थी, असम और बंगाल पर, वहां भाजपा का कमल खिला है। असम में जहां बीजेपी ने अपनी सत्ता बरकरार रखी है, हिमंता बिस्वा शर्मा और ज्यादा बहुमत के साथ सत्ता में आ गए हैं, वहीं बंगाल में पहली बार कमल खिला है और पदम फूल जबरदस्त खिला है। झारखंड की नजर असम और बंगाल पर इसलिए भी थी क्योंकि असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा खुद चुनाव लड़ रहा था, 16 सीटों पर उसके उम्मीदवार खड़े थे और बंगाल में जेएमएम ने टीएमसी यानी ममता बनर्जी को समर्थन किया था। असम चुनाव को तो एक बड़ा इवेंट बनाया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन और उनके मंत्रिमंडल के जो तमाम जेएमएम के मंत्री थे, उन्होंने असम में धुआंधार प्रचार चलाया और ये कहा गया कि असम में कई महीने पहले से जेएमएम तैयारी कर रहा था। मंत्री चमरा लिंडा और दूसरे लोग वहां जाकर जमीन तैयार कर रहे थे। लेकिन ये चुनाव कम इवेंट ज्यादा लगा। कम से कम झारखंड में बैठकर हमें तो ऐसा ही लग रहा था कि चुनाव भले असम में हो रहा था, लेकिन प्रचार का शोर झारखंड में ज्यादा था। क्या यूट्यूब चैनल, क्या इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, क्या पोर्टल और वेबसाइट, सब ऐसे कवर कर रहे थे दोस्तों, जैसे चुनाव असम में नहीं बल्कि हमारे झारखंड में हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता और महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने तो दावा कर दिया था कि असम में इस बार कोई भी सरकार बने, पर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोग के बिना सरकार नहीं बना सकती। अब चुनाव में दावे होते हैं, हर दल दावा करता है जीतने का, लेकिन हकीकत यही थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पहली बार चुनाव लड़ रहा था, कोई उसका जनाधार नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उसने फाइट किया है। और जब ये वीडियो मैं बना रहा था, उस समय असम की 2 सीटों पर जेएमएम के उम्मीदवार कांग्रेस के उम्मीदवारों को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर चल रहे थे। बंगाल में भी जहां हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने तृणमूल कांग्रेस का प्रचार किया, वहां टीएमसी का सूपड़ा तो साफ हो गया। बीजेपी भारी बहुमत से सत्ता में आ गई है और कांग्रेस की बात करें तो असम और बंगाल दोनों जगह कांग्रेस का बंटाधार हो चुका है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को इन दोनों चुनावों में, यानी असम में चुनाव लड़कर और बंगाल में टीएमसी का समर्थन करके हासिल क्या हुआ, ये तो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन फिलहाल तो चर्चा इस बात पर कि बंगाल चुनाव के नतीजों का झारखंड की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, झारखंड की सीमा 5 राज्यों से मिलती है, लगती है, और ये राज्य है बिहार, उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। इनमें बंगाल को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में, यानी यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भाजपा की सरकारें पहले से थी। अप्रैल में बिहार में भी बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया और अब बंगाल के चुनाव में भी भाजपा की बम्पर जीत हुई है। तो झारखंड के अब चारों तरफ भगवा महासागर है और बीच में हमारा झारखंड एक हरे टापू की तरह दिखाई दे रहा है। मैंने अपने सोशल मीडिया पर भी इसको शेयर किया था, जिसको कई लोग उस फोटो को उठाकर अपने अपने वॉल पर चिपका रहे हैं। तो दोस्तों, ये सवाल अब बड़ा हो गया है कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है अलग अलग राज्यों में, वैसे में झारखंड में क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो आगे कायम रहेगा या टूटेगा, क्योंकि अब 3.5 साल के बाद झारखंड विधानसभा के भी चुनाव है और बहुत कुछ राजनीति अब बदलती दिखाई दे रही है। कुछ समय से जेएमएम और कांग्रेस के आपसी संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। बयानबाजियां दोनों ही तरफ से जारी है पिछले कुछ महीनों से बात करें तो, खास करके चुनाव की घोषणा के बाद से। और माना जा रहा था कि बंगाल और असम में अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो वह झारखंड मुक्ति मोर्चा पर दबाव बनाएगी अपनी मांगों को लेकर, अपनी शर्तों को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। और अब चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस बैकफुट पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस के अंदर भी यह मांग उठ रही है कि अगर झारखंड में अपनी स्थिति को मजबूत करना है आने वाले चुनाव में, तो सरकार से उसको बाहर होना होगा। लेकिन कांग्रेस का जो आला कमान है, जो लोग सत्ता का सुख भोग रहे हैं, वे इस सुख को छोड़ना नहीं चाहते, वे सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं। क्योंकि अगर कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो मंत्री का पद, विभाग, कमाई, पैरवी सब चला जाएगा। तो दोस्तों, अब बड़ी दिलचस्प स्थिति बन गई है और अब राज्यसभा का जो चुनाव जो मई के आखिरी में या जून में होने वाला है, वो चुनाव ये फैसला करेगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन झारखंड में कायम रहेगा
या फिर बिखर जाएगा, और अगर रहेगा तो किन शर्तों पर रहेगा, और अगर रहता ही है तो इतना तय है कि कांग्रेस को जेएमएम के रहमो करम पर रहना होगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। मई के अंत में हो या जून के पहले, चुनाव तो तय है, और यह सिर्फ 2 सांसदों का ही चुनाव नहीं है, ये झारखंड की पूरी सियासी बिसात को नए सिरे से सजाने का खेल होने जा रहा है। झारखंड की विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं। राज्यसभा की एक सीट को जीतने के लिए एक उम्मीदवार को चाहिए 28 वोट, यानी 28 विधायकों का प्रथम वरीयता, फर्स्ट प्रीफरेंस का वोट। तो अब देखते हैं किसके पास क्या है। सत्ता पक्ष यानी जेएमएम कांग्रेस और उनके साथी आरजेडी और माले, इनके पास मिलाकर 56 विधायक हैं। अकेले जेएमएम के पास 34 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 16, आरजेडी के पास 4 और सीपीआई एमएल यानी भाकपा माले के पास 2 है। ये मिलाकर होता है 56। इस 56 को अगर 28 से भाग दे दें, डिवाइड कर दें, तो जवाब आता है 2, यानी कागज पर सत्ता पक्ष दोनों सीटें जीत सकता है। लेकिन यहीं पर असली ट्विस्ट भी है, यहीं असली मोड़ भी आता है। 56 के 56 विधायक एक साथ चलेंगे, ये कतई जरूरी नहीं है। अब विपक्ष को देखते हैं। बीजेपी के पास 21 विधायक हैं। आजसू, जेडीयू, एलजेपी मिलाकर 3 और हो जाते हैं, यानी 24। एक सीट जीतने के लिए चाहिए 28 विधायकों के प्रथम वरीयता के वोट, यानी भाजपा को भी 4 अतिरिक्त विधायक चाहिए। इसमें एक जयराम महतो हो सकते हैं जो निर्दलीय है या जेएलके पार्टी के हैं। 4 विधायक आरजेडी के हैं और सीपीआई-एमएल के 2 हैं, और यही मिलकर बनेंगे असली किंग मेकर। तो सवाल है कि ये 4-6 जो विधायक हैं किंग मेकर कहे जाएंगे, वो किसके साथ जाएंगे, और क्या सत्ता पक्ष के सभी 56 विधायक वाकई एकजुट रहेंगे? यही है असली खेल। दोस्तों, इस खेल के 4 खिलाड़ी हैं। पहले बात करते हैं खिलाड़ी नंबर 1, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, जिसके पास 34 विधायक हैं। ये सबसे बड़ी पार्टी है और मुख्यमंत्री भी इन्हीं का है। जेएमएम इस पूरे खेल का गेम मास्टर है। पहली सीट तो जेएमएम की है, इसमें कोई शक व शुबा, कोई डाउट नहीं है। गुरुजी के निधन के बाद जो सीट खाली हुई है, वो जेएमएम अपने किसी वफादार को देगा। लेकिन जेएमएम की नजर सिर्फ एक सीट पर नहीं है। असम में जब चुनाव थे तो जेएमएम ने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया, अकेले चुनाव लड़ा। बंगाल में हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रचार किया, कांग्रेस के लिए नहीं किया। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो मैसेज है वो साफ है कि हम ही बड़े भाई हैं, हम जो कहेंगे झारखंड में वही होगा। और कांग्रेस का क्या होगा? तो कांग्रेस को जेएमएम की शर्त माननी होगी, उसके कहे अनुसार चलना होगा, और असम और बंगाल के जो नतीजे आज आए हैं उसने कांग्रेस की स्थिति को काफी कमजोर कर दिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं खिलाड़ी नंबर 2 यानी कांग्रेस की। कांग्रेस की कहानी थोड़ी दुखद है। 16 विधायक उसके अपने पास हैं, 6 राजद और माले की मिलाकर होते हैं, तो ये होता है कुल मिलाकर 22। सीट जीतने के लिए चाहिए 28, यानी अपने भरोसे, अपने बूते और अपने गठबंधन के भरोसे जीत संभव नहीं है। कांग्रेस को जेएमएम के जो बचे हुए 6 विधायक हैं उनका समर्थन भी चाहिए होगा, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ये समर्थन देगा तो किन शर्तों पर देगा? मुफ्त में तो देगा नहीं। तो जेएमएम की शर्त ये हो सकती है कि उम्मीदवार तो हम ही देंगे, तुम हमें अपना वोट दे दो। तो कांग्रेस को ये गवारा नहीं होगा, और अगर कांग्रेस अपना उम्मीदवार देती है तो उसका उम्मीदवार हारेगा, ये तय है। ये भी कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं होगा। तो दोनों सूरत हाल कांग्रेस के लिए अपमानजनक साबित होने जा रही हैं। फिलहाल कांग्रेस कह रही है कि उसको एक सीट चाहिए ही चाहिए, और अपनी मांग से हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। तो अगर ऐसा होता है, अगर जबरदस्ती कांग्रेस एक सीट ले लेती है, तो क्या जेएमएम के विधायक वोट करेंगे कांग्रेस के उम्मीदवार को? तो ये भी एक देखने वाली बात होगी। बिहार में तो आरजेडी का जीता हुआ उम्मीदवार हार गया, तो बिहार तो झारखंड में क्या होगा? और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो जेएमएम अपनी शर्तों पर अड़ा रहता है, तो कांग्रेस के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है। या तो वो जेएमएम की बात माने, और नहीं माने तो या तो अपमान का घूंट पी के चुप रहे, या फिर सरकार से बाहर जाकर विरोध करे।
और अगर सरकार से बाहर जाती है कांग्रेस तो 2029 के चुनाव में जेएमएम उसको और भी कोने में ढकेल देगा। तो कांग्रेस के लिए दोहरी चुनौती है, जीते तो भी नुकसान, हारे तो भी नुकसान, आगे कुआं है पीछे खाई है। और एक और बात यह भी है कि कांग्रेस के 16 में से कितने विधायक पक्के हैं उसके अपने हैं। क्या कोई विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज भी सुन सकता है? क्या कोई विधायक क्रॉस वोटिंग भी कर सकता है? ये भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो चर्चाओं में हैं, जो हवाओं में तैर रहे हैं, और ये सवाल जरूर कांग्रेस के नेतृत्व को मथ रहे होंगे। तो अगर कांग्रेस को सीट नहीं मिली या उसके उम्मीदवार की हार हुई तो क्या उसके बावजूद कांग्रेस गठबंधन में बनी रहेगी? क्योंकि कांग्रेस के अंदर तो अभी भी बातें उठ रही हैं, कभी सरकार के कामकाज को लेकर, कभी सरकार से बाहर आकर समर्थन देने को लेकर। तो क्या सत्ता की सूरत बदलने जा रही है राज्यसभा चुनाव के पहले या उसके बाद? क्या सरयू राय का प्रस्ताव जो उन्होंने दिया था कि गैर भाजपा सरकार बना लीजिए, क्या जयराम महतो का इंट्यूशन जो था कि गैर भाजपा गैर कांग्रेस सरकार बनेगी वो रंग लाएगा? ये देखना होगा। और दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे खिलाड़ी की, जिसके पास संख्या नहीं है पर रणनीति है, दिमाग है, चालें हैं। खिलाड़ी नंबर 3 यानी बीजेपी। उसके पास 21 विधायक अपने हैं, आजसू जेडीयू और एलजेपी मिलाकर टोटल 24 होते हैं। एक सीट जीतने के लिए 28 चाहिए, यानी 4 वोट जुटाने होंगे। तो बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी के रणनीतिकार कई दांवों पर काम कर रहे हैं एक साथ, और पहला दांव है सीता सोरेन को मैदान में उतार देने का। सीता सोरेन यानी गुरुजी, शिबू सोरेन की बहू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी। 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले सीता सोरेन जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई थी। बीजेपी में ऐसी चर्चाएं हैं और ये लगभग तय है कि सीता सोरेन ही राज्यसभा की उम्मीदवार होंगी। और अगर ऐसा हुआ तो हेमंत सोरेन के सामने कुछ कठिन, कुछ जटिल सवाल होंगे जिन्हें उनको हल करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन कि उनके पास जो 6 वोट बच रहे हैं वो अपनी भाभी को दिलवा दें और इस तरह से सीता सोरेन राज्यसभा पहुंच जाए, बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाए। लेकिन इससे होगा क्या कि गठबंधन में भूकंप आ जाएगा, कांग्रेस और आरजेडी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, माले भी नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 2 कि अपनी भाभी के खिलाफ ही वोट दें, यानी परिवार में जो दरार चली आ रही है वो और चौड़ी हो जाए। भाजपा इन दोनों परिस्थितियों में खुश होगी। अगर क्रॉस वोटिंग से जीत मिलती है तो बीजेपी को एक सीट मिल जाएगी, और अगर नहीं होती है तो बीजेपी को मुद्दा मिल जाएगा। हेमंत सोरेन की पारिवारिक छवि को लेकर चोट पहुंचाई जाएगी, आदिवासी विरोधी होने का उन पर आरोप लगाया जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चौथा खिलाड़ी भी मैदान में है, जिसका नाम अभी तक किसी ने ऑफिशियली नहीं लिया है, लेकिन चर्चाएं काफी ज्यादा है। ये नाम है परिमल नाथवानी का, जो 2 बार झारखंड से राज्यसभा जा चुके हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। उनके पास अपना कोई विधायक नहीं, अपनी कोई पार्टी नहीं, लेकिन 2 बार राज्यसभा जा चुके हैं। परिमल नाथवानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के ग्रुप प्रेसिडेंट हैं, अंबानी जी के खास हैं। पहली बार 2009 में जीते थे और चौंकाया था जीतकर सबको, और 2014 में रिपीट किया उन्होंने अपनी सीट को। तो कोई पार्टी नहीं, कोई विचारधारा नहीं, लेकिन इनका नाम जब आता है तो सत्ता और विपक्ष दोनों के विधायकों की अंतरात्मा की आवाज उनके कानों तक पहुंचने लगती है। तो झारखंड की राजनीति में कद्दावर थैली शाह कहा जाता है ऐसे लोगों को। और अब खबर यह है कि अगर जेएमएम और कांग्रेस की खींचतान बढ़ी, गठबंधन में दरार आई और भाजपा के उम्मीदवार के जीतने की कोई सूरत नहीं बनी तो परिमल नाथवानी भी मैदान में दिखाई दे सकते हैं। तो उनके आने के बाद क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल ये बात पक्की लग रही है कि जेएमएम का एक और बीजेपी का एक उम्मीदवार राज्यसभा पहुंचेगा। बीजेपी की तरफ से सीता सोरेन के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है और संभावना भी यही है कि बीजेपी की तरफ से सीता सोरेन और जेएमएम की तरफ से जिनको भी टिकट मिले, हालांकि हेमंत सोरेन की बहन अंजलि सोरेन के नाम की चर्चा चल रही है, तो जो भी उम्मीदवार होगा बीजेपी का एक और जेएमएम का एक ये पहुंचेगा। इसके बावजूद कि बीजेपी के पास अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए पर्याप्त नंबर नहीं है, लेकिन भाजपा एक सीट जीत जाएगी या जीत सकती है ये कहा जा रहा है। तो ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल तो स्थितियां जो बनती दिखाई दे रही हैं उसमें कांग्रेस के लिए कोई जगह, झारखंड की सत्ता की जो अभी पॉलिटिक्स है, जो पावर बैलेंस है, उसमें जो जगह कांग्रेस के पास है वो लगातार धीरे धीरे अब उसका स्पेस कम होता जा रहा है। और देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में झारखंड में कोई गैर भाजपा गैर कांग्रेस सरकार दिखाई देगी या फिर कांग्रेस सत्ता में बनी रहेगी।
अपनी राय जरूर दीजिएगा, आप क्या सोचते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।